नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 20 मार्च 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। हिंदू से एक आर्टिकल हम उठाएंगे। दिल्ली की गवर्नेंस से संबंधित पार्लियामेंट में बिल प्रेजेंट किया गया है, लेकिन जिसको लेकर विवाद पैदा हो गया है। क्या बिल के प्रोविजंस हैं, क्या कंसर्न्स हैं, डिटेल से डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे आर्टिकल डिस्कस करेंगे लाइव मिंट का लेटरल एंट्री से संबंधित। थोड़ा समय लगेगा लेकिन डिटेल से इस इशू को हम समझेंगे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। एक इंटरव्यू से संबंधित क्वेश्चन आप बताइए। देखो, एक पानीपत सिंड्रोम के बारे में आपने पढ़ा होगा। पानीपत सिंड्रोम क्या था? पानीपत सिंड्रोम ये था कि पुराने समय में हमारे देश के ऊपर आक्रमण करने वाले जो राजा महाराजा थे वो बिल्कुल पानीपत तक पहुंच जाते थे, इतने आगे आ जाते थे, तब जाके हमारे राजा महाराजा जागते थे कि हाँ अब तो दिल्ली को बचाना जरूरी है। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती थी। हमारे राजा महाराजाओं ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि बाहर के जो इन्वेडर्स हैं उनको उनके गढ़ में ही जाके मारा जाए। ऐसा कभी नहीं सोचा हमारे राजा महाराजाओं ने। हमेशा वो डिफेंसिव रहते थे। जब वो आ जाते इन्वेडर, तब उनको डर लगता था कि हाँ अब एकजुट होना जरूरी है, बाहर से इन्वेडर आ चुके हैं। लेट वो एक्शन लिया करते थे। लेकिन अगर देखो हमारे राजा महाराजा दूसरे रीजन्स की धरती पर जाके उनका मुकाबला करते ना, तो शायद जितना नुकसान उठाना पड़ता था उस समय हमारे पूरे के पूरे सिटीज को लूट लिया जाता था, तो वैसा नहीं होता। तो इसको कहते हैं पानीपत सिंड्रोम। आज वैसी ही सिचुएशन है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं। यूएसए अफगानिस्तान को छोड़ के जाने वाला है और कहा यह जा रहा है यूएसए के जाते ही तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर सकता है। और तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो गया तो फिर 1991 में जैसी सिचुएशन थी, अफगानिस्तान से मिलिटेंट्स आ सकते हैं कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी दुखद चीज़ होगी। तो अभी इंडिया को अपने मिलिट्री भेजनी चाहिए, ट्रूप्स भेजने चाहिए अफगानिस्तान में। बेशक आप सीधा ना लड़ो तालिबान से, लेकिन ट्रूप्स इसलिए भेज सकते हो आप कि वो अफगानिस्तान की सरकार की जो फोर्सेस हैं उनको ट्रेन करें, उनको डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करें, ताकि वो तालिबान के अगेंस्ट युद्ध को जीत सकें और तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज ना हो सकें। क्या आप इस बात से सहमत हो? क्या आपको लगता है कि हाँ इंडिया को अपनी सेना भेजनी चाहिए अफगानिस्तान में और पानीपत सिंड्रोम को ओवरकम करना चाहिए, या फिर इंडिया को अपनी सेना नहीं भेजनी चाहिए अफगानिस्तान में, ये हमारे हित में नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन वैसे ये है जो आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में। लेटरल एंट्री स्कीम हैज़ द पोटेंशियल टू ब्रिंग फ्रेश टैलेंट इनटू द ब्यूरोक्रेसी। लेटरल एंट्री स्कीम की सहायता से फ्रेश टैलेंट को इंडक्ट किया जा सकता है ब्यूरोक्रेसी में। अगर इसे अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाता है तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव होगा पब्लिक इंटरेस्ट में। कमेंट करना है स्टेटमेंट पे 250 वर्ड्स में। चलते हैं आगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिल्ली की गवर्नेंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक्स की। देखो, एक बात से तो आप परिचित हो कि दिल्ली की गवर्नेंस को लेके दिल्ली में जो चुनी हुई सरकार है उस सरकार के बीच और यूनियन गवर्नमेंट के बीच कन्फ्लिक्ट रहता है। और ये कन्फ्लिक्ट दिखता है दिल्ली में एलजी एक तरफ और दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार के बीच, क्योंकि एलजी जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। वैसे तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं दिल्ली के एलजी, लेकिन प्रेसिडेंट तो आपको पता ही है। यूनियन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी एड एंड एडवाइस से काम करते हैं, तो इनडायरेक्टली यूनियन मिनिस्टर का कंट्रोल होता है एलजी के ऊपर। देखो, दिल्ली में गवर्नेंस को लेकर जो कन्फ्लिक्ट रहता है वो दो आर्टिकल्स के कारण है। एक तरफ आर्टिकल 239 और दूसरी तरफ आर्टिकल 239AA, जहां यूनियन गवर्नमेंट का यह कहना है कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, तो इसलिए बाकी यूनियन टेरिटरीज को जिस प्रकार से यूनियन गवर्नमेंट गवर्न करती है वहां पे भी यूनियन गवर्नमेंट की चलनी चाहिए आर्टिकल 239 के अनुसार। लेकिन दिल्ली सरकार का यह कहना है कि भैया आप दिल्ली को बाकी यूनियन टेरिटरीज की तरह नहीं ट्रीट कर सकते, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 239AA में दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली है, चुनी हुई सरकार है। बेशक देखो, संविधान ये कहता है कि दिल्ली में जो एलजी हैं वो दिल्ली के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस से काम करेंगे, लेकिन जिस भी मैटर को लेके दिल्ली में इलेक्टेड गवर्नमेंट और एलजी के बीच में डिफरेंसेस हैं, तो फिर एलजी उस मामले को प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं
बट देखो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अपने वर्डिक्ट में इस बात को क्लैरिफाई कर दिया है कि इसका मतलब ये नहीं कि एलजी हर एक मामले को ही प्रेसिडेंट के पास भेजने लगे। मतलब रूटीन के जो डिसीजंस हैं उनको भी एलजी प्रेसिडेंट के पास भेजने लगे। रेयरली ऐसा होना चाहिए कि एलजी और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के बीच में डिफरेंसेस हैं और एलजी उस मामले को भेजें प्रेसिडेंट के पास। तो देखो जैसा हमने डिस्कस किया, दिल्ली की सरकार और यूनियन गवर्नमेंट के बीच दिल्ली की गवर्नेंस को लेके कन्फ्लिक्ट रहता है, इश्यूज रहते हैं। तो इसको लेके 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था और ये कुछ मुख्य बातें हैं सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी एड एंड एडवाइस से काम करना होगा एलजी को, और एलजी की कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर नहीं हो सकती। मिनिस्टर्स को अपने जो डिसीजंस हैं वो एलजी को कम्युनिकेट जरूर करना है कि हम ये डिसीजन लेने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एलजी की सहमति लेना जरूरी है। तीसरा पॉइंट, दिल्ली में चुनी हुई सरकार है और उस चुनी हुई सरकार को जनता को आंसर देना है, वो जनता के प्रति आंसरेबल है। तो एलजी का जो रवैया है वो रुकावट डालने वाला नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस वर्डिक्ट में यह भी कहा था कि संविधान में जो लिखा हुआ है कि एलजी और चुनी हुई सरकार के बीच किसी भी मैटर पर यानी एनी मैटर पर अगर डिफरेंसेस आते हैं तो एलजी उस मामले को प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एनी मैटर का मतलब एवरी मैटर नहीं है। कभी कभार भेज दिया प्रेसिडेंट के पास वो अलग बात है, आप तो रूटीन के मामले को ही प्रेसिडेंट के पास भेजने लगे हो, ये गलत है। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी अपने वर्डिक्ट में 2018 में, ताकि इनके बीच में जो विवाद है उसे सुलझाया जा सके। तो ये तो हमने बैकग्राउंड की बात कर ली। अब क्या हुआ है, अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में एक बिल प्रेजेंट किया गया है जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। ये बिल जो है वो 1991 के एक्ट को अमेंड करता है। 1991 का जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, इसी एक्ट के बाद दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली इस्टेब्लिश की गई थी। इस बिल के प्रोविजंस हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले राइटर ये कहते हैं, देखो 2018 में सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था उसके ठीक उलट है जो बिल सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया है पार्लियामेंट में दिल्ली की गवर्नेंस से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट तो एक तरफ प्रयास कर रही है दिल्ली में चुनी हुई सरकार को मजबूत किया जाए, दूसरी तरफ ये बिल जो है ये बिल एलजी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जबकि एलजी को तो जनता ने इलेक्ट नहीं किया है। तो अब इस बिल के प्रोविजंस को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला प्रोविजन तो देखो ये है, दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है तो उस कानून में अगर गवर्नमेंट वर्ड का इस्तेमाल है तो गवर्नमेंट वर्ड का मतलब होगा एलजी। गवर्नमेंट वर्ड का मतलब जो दिल्ली में इलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसको जनता ने चुना है वो नहीं होगा, गवर्नमेंट का मतलब होगा एलजी। दूसरा प्रोविजन देखो ये है, दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कोई कानून नहीं बनाएगी, कोई कमेटी नहीं बनाएगी और कोई इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए भी लॉ पास नहीं करेगी दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। इवन इससे भी ज़्यादा अगर ये बिल फोर्स में आ जाता है जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया है, तो बिल के फोर्स में आने के बाद अगर दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कोई कानून बनाया गया है, कोई कमेटी बनाई गई है, तो वो सब वॉइड हो जाएगा, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रोविजन, अगर देखो दिल्ली में सरकार को कोई डिसीजन लेना है तो उससे पहले एलजी की ओपिनियन लेना जरूरी है बाय जनरल ऑर्डर या फिर स्पेशल ऑर्डर। लास्ट प्रोविजन, बिल में देखो ये कहा गया है संविधान ने दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली को जो पावर्स दी हैं उसके अलावा कोई भी मामला है या फिर कोई भी बिल है उसको एलजी प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए अपने पास रिजर्व रख सकते हैं। मैं फिर से बोलता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। संविधान में दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर्स दी हैं कि आप इन सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकते हो। उससे बाहर, उसके अलावा कोई भी मामला है या फिर कोई भी बिल है उसको एलजी अपने पास रिजर्व रख सकते हैं प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए, प्रेसिडेंट की राय के लिए। ये जो पॉइंट है देखो सुप्रीम कोर्ट के उस पॉइंट को अंडरमाइन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के वर्डिक्ट में बोला था ना
कि एनी मैटर का मतलब ऐसा नहीं कि हर एक मामले को ही आप प्रेसिडेंट के पास भेजने लगें। तो सुप्रीम कोर्ट के उस बात को अंडरमाइन करता है ये पॉइंट कि संविधान ने जो पावर्स दी हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को वो तो ठीक हैं, लेकिन उससे बाहर एलजी किसी भी बिल को, किसी भी मामले को रिजर्व रख सकते हैं। एक तरफ देखो जहां यूनियन गवर्नमेंट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आने के बाद 1991 के एक्ट को अमेंड करना जरूरी था सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार, बट वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। बिल में जो प्रोविजन है वो यूनियन गवर्नमेंट की इस बात को जस्टिफाई नहीं करते हैं, क्योंकि पहला कंसर्न ही ये है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बोला था कि आप संविधान में जो लिखा हुआ है कि एलजी किसी भी मामले को प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं, एनी मैटर को आप एवरी मैटर मत बनाइए, हर एक मामले को मत भेजिए। लेकिन अभी जो बिल प्रेजेंट किया गया है उसमें जो प्रोविजन है वो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के उलट है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। दूसरा कंसर्न ये है कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है उसमें गवर्नमेंट का मतलब होगा एलजी, जबकि देखो एलजी अनइलेक्टेड पर्सन है, एलजी को जनता ने नहीं चुना है, जनता ने चुना है दिल्ली की सरकार को। तो कैसे गवर्नमेंट का मतलब एलजी हो सकता है? ये तो डेमोक्रेसी के भी अगेंस्ट हो गया ना। इसका मतलब तो ये हुआ कि दिल्ली की जो गवर्नेंस है वो सिर्फ और सिर्फ एलजी का डोमेन है और इलेक्टेड गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। अपने 2018 के वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला था कि देखो दिल्ली सरकार और यूनियन गवर्नमेंट के बीच जो कन्फ्लिक्ट रहता है, दोनों अगर मिल के काम करें तभी ये सुलझ सकता है। संविधान ने दोनों पे ट्रस्ट किया है, इसलिए दोनों को मिल के काम करना होगा। बट ये जो बिल प्रेजेंट किया गया है ना, ये ऐसा है नहीं कि दोनों सरकार मिल के काम कर सकें। मतलब दिल्ली की सरकार की पावर्स को छीनने वाला है ये बिल। कायदे से देखो होना तो ये चाहिए था कि ये जो पार्लियामेंट में बिल प्रेजेंट किया गया है ना, इसमें मामले ही स्पेसिफाई कर दिए जाते कि किन किन मैटर्स पर एलजी जो हैं वो प्रेसिडेंट के पास बिल भेज सकते हैं या फिर कोई मैटर भेज सकते हैं। लेकिन बिल में तो ये बोल दिया गया है कि एलजी खुद ही डिसाइड करेंगे कि वो किस मामले को प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं। तो क्लैरिफिकेशन आई नहीं जिसकी उम्मीद की जा रही थी। अगर क्लैरिफिकेशन दे दी जाती बिल में तो कल को टकराव की संभावना कम हो जाती, लेकिन एलजी जब खुद ही डिसाइड करेंगे तो उनका तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो फिर से सभी मामलों को प्रेसिडेंट के पास भेजने लगेंगे। सबसे लास्ट में कंसर्न ये है बिल में ये कहना कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जो भी कानून या फिर जो भी रूल्स बनाए गए हैं दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, वो सब नलिफाई हो जाएंगे, वो सब वॉइड हो जाएंगे एक बार ये बिल जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया है ये फोर्स में आ जाता है। तो आर्टिकल में कहा जाता है ये तो एक प्रकार से रोल बैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की तरह है। ये जो चुनी हुई सरकार है उसका रोल बैक, उसने जो कानून बनाए हैं उनका रोल बैक। तो ये सारे कंसर्न्स हैं जो हमने डिस्कस किए पार्लियामेंट में दिल्ली की गवर्नेंस से संबंधित प्रेजेंट किए गए बिल से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सिविल सर्विसेज में लेटरल एंट्री से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इससे पहले हम आज का आर्टिकल डिस्कस करें। 2018 में जब जॉइंट सेक्रेटरी की 10 पोस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेटरल एंट्री से एप्लीकेशंस इनवाइट की थी तो उस समय भी काफ़ी विवाद क्रिएट हुआ था और उस समय अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आए थे जिनको हमने डिस्कस किया था। तो आज के आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले एक पुराना हम काफ़ी अच्छा आर्टिकल रिवाइज करते हैं। पिछले दिनों जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की 10 पोस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एप्लीकेशंस को इनवाइट किया गया, यानी लेटरल एंट्री को अप्रूवल दिया गया सरकार के द्वारा और इसके लिए एप्लीकेशंस भी इनवाइट की। लेकिन इसके खिलाफ एक ब्यूरोक्रेट ने अभी सुप्रीम कोर्ट पे पिटीशन फाइल की है और कहा है लेटरल एंट्री गलत है, इस प्रकार से गवर्नमेंट बाहर के बंदों को बड़ी पोस्ट पर नहीं बिठा सकती। कुछ एक्सपर्ट्स ने कंसर्न जाहिर किए कि इससे तो आईएएस ऑफिसर्स का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, यानी सिविल सर्विसेज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। सरकार इस प्रकार से लेटरल एंट्रेंट्स को बड़ी पोस्टों पर बिठाएगी तो खतरा यह है कि बड़े जो बिजनेस ग्रुप्स हैं वो अपने बंदों को गवर्नमेंट में इंडक्ट करेंगे, बाद में वो बंदे प्राइवेट जो बिजनेस ग्रुप्स हैं उनकी पॉलिसीज को सपोर्ट करेंगे हायर पोस्ट पर बैठ के। जो अभी फिलहाल कैरियर सिविल सर्वेंट्स हैं, यानी वो लोग जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है और वो सिविल सर्वेंट बने हैं,
उनके कंसर्न्स ये भी हैं कि हमने तो बड़ी मुश्किल से एग्ज़ाम क्लियर किया, लेकिन हमारे बजाय बाहर से बंदे आकर बड़ी पोस्ट पर बैठेंगे और हमारे बॉस बनेंगे, ये भी गलत है। इवन कुछ एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि जो कैरियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके सिविल सर्वेंट बनते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं, वो इम्पार्शियल होते हैं, लेकिन जो लेटरल एंट्रेंस होंगे और बड़ी पोस्टों पे बैठेंगे वो उतने न्यूट्रल नहीं होंगे, उतने इम्पार्शियल नहीं होंगे जो कैरियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं। तो तमाम तरह के कंसर्न्स जाहिर किए गए, लेकिन इसके ठीक विपरीत कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा गवर्नमेंट के इस डिसीजन का समर्थन भी किया गया। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा यह डिसीजन काफ़ी बोल्ड है। अगर लेटरल एंट्रेंस आएंगे और गवर्नमेंट में बड़ी पोस्ट पर बैठेंगे तो इसका मतलब फ्रेश टैलेंट आ रहा है गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। आर्टिकल में यह कहा जाता है कि देखो, हमें पहले यह समझना होगा कि हायर लेवल पे जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनका काम क्या होता है, सेक्रेटरीट कैसे काम करता है। एक्चुअल में जो हायर ब्यूरोक्रेसी होती है वो स्पेशलाइज्ड बॉडीज और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के बीच कड़ी का काम करते हैं। फिर से बोलता हूं, जो हायर लेवल पे ब्यूरोक्रेसी होती है वो एक तरफ जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके, और दूसरी तरफ स्पेशलाइज्ड बॉडी के बीच के कड़ी का काम करते हैं। इसी बात को आगे ले जाते हुए हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि हायर लेवल पे जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो किस प्रकार से काम करती है। एक मिनिस्ट्री का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री। वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे या फिर सेक्रेटरी लेवल पोस्ट पे कोई ऑफिसर है जिसका नाम है ए। अब देखो, सेंट्रल वाटर कमीशन या फिर किसी पीएसयू की तरफ से किसी प्रोजेक्ट का प्रपोजल आया है, वो प्रोजेक्ट वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री के अंदर आएगा और हायरार्की से होते हुए फाइनली पहुंचेगा जॉइंट सेक्रेटरी के पास या फिर सेक्रेटरी के पास। अब मेन काम होगा यहां पर जॉइंट सेक्रेटरी का और सेक्रेटरी का कि वो जो प्रोजेक्ट के लिए आइडिया आया है सेंट्रल वाटर कमीशन की तरफ से या फिर किसी पीएसयू की तरफ से, उस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक फाइनल प्रपोजल की शक्ल दी जाए। क्योंकि देखो, अब फाइनल जो डिसीजन लेना होता है वो तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को लेना होता है, यानी प्रधानमंत्री लेंगे या फिर जो मिनिस्टर हैं वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री से संबंधित वो लेंगे। तो उनके पास जॉइंट सेक्रेटरी या फिर सेक्रेटरी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया तो लेके जा नहीं सकते, यानी जो आइडिया आया है सेंट्रल वाटर कमीशन की तरफ से या फिर किसी पीएसयू की तरफ से, उस आइडिया को, उस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक कॉन्क्रीट प्रपोजल की शक्ल दी जाती है जॉइंट सेक्रेटरी के द्वारा या फिर सेक्रेटरी के द्वारा। और एक कॉन्क्रीट प्रपोजल की शक्ल देने के लिए जॉइंट सेक्रेटरी या फिर सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिसर होते हैं वो विभिन्न मिनिस्ट्रीज के साथ कंसल्टेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ कि देखो इतना पैसा लगेगा, क्या ये इतना पैसा आप उपलब्ध करवा पाओगे, या फिर कोई दूसरी जो रेलेवेंट मिनिस्ट्री होती है उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए उससे कंसल्ट करते हैं सेक्रेटरी या फिर जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल के ऑफिसर। और उसके बाद प्रपोजल को कॉन्क्रीट शक्ल देने के बाद वो प्रोजेक्ट भेजा जाता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को डिसीजन लेने में काफी आसानी होती है। तो इस पूरी केस स्टडी में हमने क्या समझा कि जो हायर लेवल पे ब्यूरोक्रेसी होती है वो कड़ी का काम करती है। स्पेशलाइज्ड बॉडी कौन सी है यहाँ पे, सेंट्रल वाटर कमीशन या फिर पीएसयू, वो स्पेशलाइज्ड बॉडी है। और ऊपर कौन है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जिनको फाइनली डिसीजन लेना होता है। तो बीच में जो सेक्रेटरी या फिर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिसर होते हैं वो कड़ी का काम करते हैं। इस प्रकार से सेक्रेटरीट में बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। तो की ऑफिसर्स हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट और अहम फैसले लेने होते हैं जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स को, यानी हायर लेवल की जो ब्यूरोक्रेसी होती है उनको। अब आप ध्यान से सुनिएगा, कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि देखो, कई ऑफिसर्स जो जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं या फिर सेक्रेटरी होते हैं वो कॉम्प्लेक्स टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक इश्यूज को समझ नहीं पाते। अगर वो कॉम्प्लेक्स टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक इश्यूज को समझ नहीं पाएंगे तो वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कॉन्क्रीट प्रपोजल की शक्ल नहीं दे पाएंगे, यानी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को अच्छे से एडवाइस नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स का सक्षम होना बहुत जरूरी है। वो टेक्निकल इश्यूज को और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक इश्यूज को अच्छी तरह से समझ सकें, तभी वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को अच्छे से एडवाइस कर पाएंगे। आगे कुछ और भी बातें हैं। क्या एक कैरियर सिविल सर्वेंट जिसने यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए एग्जाम को क्लियर किया है और वो सिविल सर्वेंट बना है, देखो गवर्नमेंट के हायर लेवल्स पे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो कैरियर सिविल सर्वेंट हायर लेवल पे जो कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है वहाँ भी अच्छे से परफॉर्म करेगा। दूसरा,
एक आईएएस ऑफिसर कितना भी ब्रिलियंट हो, कितना भी डिलीजेंट हो और अपने करियर के शुरुआती 10 सालों में उसने कितना भी अच्छा काम किया हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लेकिन वो आईएएस ऑफिसर हायर लेवल पे जहां पे उसको बड़े डिसीजन लेने होंगे सिविल एविएशन से संबंधित, पावर से संबंधित, डिफेंस सेक्टर से संबंधित, तो ये कोई जरूरी नहीं कि वो आईएएस जिसने शुरुआती करियर में अच्छा काम किया है वो बड़े लेवल पे भी अच्छा काम करेगा। तो ये वैलिड क्वेश्चंस हैं जो बार बार रेज किए जाते हैं कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा। इसीलिए एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के बड़े लेवल पे डिसीजन लेने के लिए एक्सपर्ट्स होने चाहिए, जबकि आईएएस जर्नलिस्ट होते हैं वो बड़े लेवल पे कॉम्प्लेक्स डिसीजंस जब लेने होते हैं, इकोनॉमी से संबंधित या फिर टेक्निकल डिसीजंस जब लेने होते हैं, तो सिविल सर्वेंट्स यानी आईएएस अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते। एक्सपर्ट्स आने चाहिए गवर्नमेंट के हायर लेवल पे उनकी जगह। आगे देखो, राइटर के द्वारा काफी अच्छी बातें बोली जाती हैं। राइटर कहते हैं प्रोफेशनलिज्म, स्पेशलाइजेशन, टेक्निकल एक्सपर्टीज, ये जो वर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा वेग हैं। इन वर्ड्स को एक दूसरे की जगह पे भी यूज किया जाता है। आईएएस ऑफिसर जो बरसों तक फील्ड में रहते हैं, क्या वो पब्लिक सिस्टम में एक्सपर्ट नहीं हो जाते? सर्टेनली हो जाते हैं। और देखो, डॉक्टर और इंजीनियर की एक्सपर्टीज की जो नेचर है वो अलग है पुलिसमैन और ऑडिटर की एक्सपर्टीज के नेचर से। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई बहुत फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट है, ऑन्कोलॉजिस्ट जो ट्यूमर को ठीक करते हैं। अब देखो, ये कोई जरूरी तो नहीं ना कोई पर्सन ट्यूमर को ठीक करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, माहिर हो, वो गवर्नमेंट में जाके बड़े लेवल पे हेल्थ पॉलिसी भी अच्छी बना सकेगा। दोनों चीज़ों का आपस में लिंकेज नहीं है। तो बार बार जो लोग कहते हैं एक्सपर्ट्स आने चाहिए गवर्नमेंट में बड़े लेवल पे ताकि वो अच्छी पॉलिसी बना सकें, वो किस प्रकार से अच्छी पॉलिसी बना सकेंगे इस बात पे संदेह है। राइटर कहते हैं ये बात बिल्कुल सही है कि आईएएस ऑफिसर यानी सिविल सर्वेंट्स अपने कैरियर में 10 साल काम करने के बाद उनको किसी ना किसी डोमेन में एक्सपर्टीज हासिल करनी चाहिए, चाहे वो सोशल सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फाइनेंशियल हो। अपनी क्वालिफिकेशन, एप्टीट्यूड और प्रेफरेंस के आधार पर 10 साल जॉब करने के बाद किसी न किसी सेक्टर में उनको एक्सपर्टीज हासिल करनी ही चाहिए। और ये आइडिया बार बार दिया गया है गवर्नमेंट को, लेकिन इस आइडिया को गवर्नमेंट के द्वारा बार बार इग्नोर भी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट राइटर के द्वारा बोला जाता है, देखो जो स्पेशलिस्ट होते हैं जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, लॉयर्स, इनसे समय समय पे कंसल्टेशन होती रहती है। कोई भी पॉलिसी जब सरकार के द्वारा बनाई जाती है तो इन एक्सपर्ट से उनकी राय पूछी जाती है, इनके व्यूज को कंसीडर किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है फाइनल पॉलिसी में, और इवन इंप्लीमेंटेशन में भी एक्सपर्ट्स के व्यूज को शामिल किया जाता है। अब बात आती है लेटरल एंट्री की। फिर से राइटर के द्वारा यह कहा जाता है कि देखो सेक्रेटरी लेवल पे जो लेटरल एंट्री होती है यानी बाहर से पर्सन्स आते हैं और सेक्रेटरी लेवल पे काम करते हैं, ये चीज़ कोई नई नहीं है। जैसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए जाते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, हेल्थ रिसर्च एंड एग्रीकल्चर रिसर्च। इन डिपार्टमेंट्स में या फिर मिनिस्ट्रीज में सेक्रेटरी लेवल पे जो साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने किया है, अभी भी कर रहे हैं, तो कोई बहुत नई बात नहीं है। इवन आप एग्जांपल ले लीजिए, रेलवेज में और पोस्ट में जॉइंट सेक्रेटरी या फिर सेक्रेटरी लेवल पे जो ऑफिसर्स होते हैं वो इंडियन रेलवे सर्विसेज से होते हैं या फिर इंडियन पोस्टल सर्विसेज से होते हैं, तो ये भी ऑफिसर्स अपने आप में एक्सपर्ट ही होते हैं। यानी कि लेटरल एंट्री का जो कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा नया कंसेप्ट नहीं है। वैसे ही विरोध हो रहा है लेटरल एंट्री के कंसेप्ट का, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। विरोध देखो इसलिए है जो ऑलरेडी सिविल सर्वेंट्स हैं उनको लगता है कि उनकी टेरिटरी को कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। उनको ये भी लगता है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट होगी, रूलिंग पार्टी होगी, वो अपनी आइडियोलॉजी से संबंधित पर्सन्स को गवर्नमेंट में इंडक्ट करेगी जो न्यूट्रल वे में काम नहीं करेंगे, और धीरे धीरे लेटरल एंट्री वाले जो पर्सन्स होंगे, जो ऑफिसर्स होंगे, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो बाद में गवर्नमेंट डिवाइड एंड रूल का मैकेनिज्म फॉलो करेगी ताकि जो कैरियर सिविल सर्वेंट्स हैं उनको दबाया जा सके, उनको ऊपर आगे आने से रोका जा सके। तो ये कंसर्न्स हैं जो ऑलरेडी सिविल सर्वेंट्स हैं, कैरियर सिविल सर्वेंट्स उनके। लेकिन राइटर के द्वारा एक बात ये बोली जाती है, देखो अगर लेटरल एंट्री की जो प्रोसेस है उसे टैकल किया जाए यूपीएससी के द्वारा तो ये सारे कंसर्न्स एड्रेस किए जा सकते हैं। यूपीएससी एक फेयर प्रोसेस की सहायता से लेटरल एंट्रेंस को गवर्नमेंट में शामिल करे, और यूपीएससी पहले से जॉब रिक्वायरमेंट्स भी रखे पब्लिक डोमेन में कि एक्चुअल जॉब है किस प्रकार की, और उसी हिसाब से लेटरल एंट्रेंस को गवर्नमेंट में शामिल किया जाए। ये बिल्कुल ठीक कंसेप्ट होगा। इस रिकमेंडेशन को फॉलो किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट को एक बात का ख्याल यह भी रखना होगा, अगर देखो किसी प्रकार का टैलेंट सिस्टम में उपलब्ध नहीं है तभी गवर्नमेंट बाहर से एप्लीकेशंस को इनवाइट करे। अगर जो टैलेंट गवर्नमेंट चाहती है वो टैलेंट सिस्टम में उपलब्ध है, फिर गवर्नमेंट लेटरल एंट्री के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट ना करे।
और बाहर से जो टैलेंट आया है सिस्टम में, अगर बाद में ये एहसास होता है कि कुछ सालों के लिए इनकी एंट्री हुई थी लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं गवर्नमेंट में, तो उनकी सर्विसेज को परमानेंट भी किया जा सकता है यूपीएससी के द्वारा। लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट ये भी इंश्योर करे समय समय पे जो कैरियर सिविल सर्वेंट्स हैं उनको भी प्राइवेट सेक्टर में भेजा जाए, ताकि वो भी और ज़्यादा एक्सपर्टीज हासिल कर सकें विभिन्न डोमेन्स में और वो भी और ज़्यादा एफिशिएंट बने। कंक्लूजन में राइटर के द्वारा कहा जाता है, देखो जैसा हमने डिस्कस किया कि बड़े लेवल पे जो ब्यूरोक्रेसी होती है वहाँ पे बेस्ट टैलेंट होना चाहिए और यही देश के हित में है। तो आईएएस ऑफिसर्स के द्वारा जो विरोध हो रहा है वो विरोध गलत है, उनको तो बल्कि खुश होना चाहिए। उनको ही बोलना चाहिए कि अगर सरकार लेटरल एंट्री अलाउ करती है, लेटरल एंट्रेंस आते हैं सिस्टम में, तो अच्छी बात है क्योंकि देश के लिए फायदा होगा। क्योंकि ये कैरियर सिविल सर्वेंट्स को भी पता है कि बहुत से ऑफिसर्स ऐसे होते हैं कि उनकी प्रमोशन ऑटोमेटिक रूट में होती रहती है, चाहे वो अच्छा काम करें या फिर ना करें, चाहे वो सिर्फ अपने लिए काम करें ही ना, फिर भी उनकी प्रमोशन होती जाएगी। ऐसे ऑफिसर्स अगर सीनियर लेवल पे पहुंचेंगे तो देश को कितना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा ये उनको भी पता है। इसलिए आईएएस ऑफिसर्स का जो ये विरोध है लेटरल एंट्री के खिलाफ, वो विरोध सही नहीं है। तो इस प्रकार से हमने एक पुराने आर्टिकल को रिवाइज किया। अब आते हैं आज के आर्टिकल की तरफ। ये सारे एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे आज के इस आर्टिकल में। शुरुआत में आर्टिकल में कहा जाता है, तो बहुत से ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो बार बार बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में कि इंडिया में जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नहीं आएंगे गवर्नेंस को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ब्यूरोक्रेट्स के कामकाज को लेकर सवाल उठाए हैं पिछले कुछ महीनों में। लेटरल एंट्री के संदर्भ में अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर से कुछ एप्लीकेशंस को इनवाइट किया है। राइटर का मेन फोकस इस बात पर है कि लेटरल एंट्री को देखो आप तभी सफल बना सकते हो जब आप इसे अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट करते हो। जिस प्रकार से अभी लेटरल एंट्री संबंधित चीज़ों को इंप्लीमेंट किया जा रहा है हमारे देश में, तो जो ऑफिसर्स आएंगे लेटरल एंट्री के थ्रू, जो कैंडिडेट्स आएंगे वो सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे या फिर बेस्ट टैलेंट नहीं आएगा गवर्नमेंट में लेटरल एंट्री के थ्रू। ऐसा क्यों कहते हैं राइटर, वो अब हम जानते हैं। राइटर कहते हैं देखो आईएएस ऑफिसर्स जो हैं वो 17 सालों की सर्विस के बाद जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक पहुंच जाते हैं और एक बार जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचने के बाद अगले 10 सालों तक वो जॉइंट सेक्रेटरी रहते हैं। और प्रमोशन तो आपको पता है सीनियरिटी बेसिस पे होता है। तो देखो जॉइंट सेक्रेटरी का जो एवरेज एज होता है सरकार में वो 45 ईयर्स होता है। बाहर के बंदे देखो जब तक, जैसे जो प्राइवेट सेक्टर में बड़े अधिकारी होते हैं वो 45 तक तो अपनी मैक्सिमम पोजीशंस तक पहुंच चुके होते हैं, जैसे सीईओ। अभी एक बात बताइए, जो सुंदर पचौरी हैं उनकी एज कितनी है? उनकी एज है 48 ईयर्स और 2-3 साल तो शायद उनको हो भी गए गूगल के सीईओ बने। तो पॉइंट समझ गए ना आप? पॉइंट ये है कि सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी की एवरेज एज होती है 45, जबकि प्राइवेट कंपनीज में जो बाहर से टैलेंट आएगा वो इतनी एज तक तो मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंच चुके होते हैं। अब उनको बोला जाए आपको सरकार में आप आना चाहते हो तो आ जाओ, लेकिन आपको जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे काम करना पड़ेगा, तो वो तैयार नहीं होंगे। वो कहेंगे कि नहीं, हमें ज़्यादा पावर्स चाहिए, हम आएंगे तो बड़ी पोस्ट पे आएंगे। तो बड़ा जो अच्छा टैलेंट है वो नहीं आएगा इस एज पर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर काम करने के लिए। तो रिलैक्सेशन सरकार को करनी चाहिए कि 35 ईयर्स के बाहर के जो लोग हैं वो भी लेटरल एंट्री के थ्रू आ पाएं। यहाँ पर रिलैक्सेशन अगर किया जाएगा तो बेस्ट टैलेंट 35 एज पर आ पाएगा जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पोस्ट पर काम करने के लिए। जैसे देखो कुछ एग्जाम्पल भी दिया जाता है अच्छे लोगों का जो लेटरल एंट्री के थ्रू सरकार में आए। मोन्टेक सिंह अहलुवालिया, बिमल जालन, विजय केलकर, ये तो देखो मिड 30s में यानी 35 की एज के आसपास जॉइंट सेक्रेटरी बन गए थे। लेट 40s में या फिर 50 से पहले ये सरकार में सेक्रेटरी भी बन गए, जबकि सामान्यता 55 के आसपास या फिर उससे ज़्यादा एज के जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वो सरकार में सेक्रेटरी बनते हैं। लेकिन ये लेटरल एंट्री के थ्रू आए लोग जल्दी बन गए, इसलिए इन्होंने अच्छा काम भी किया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, देखो बाहर से लेटरल एंट्री के थ्रू जो लोग आए आप उनको इंपॉर्टेंट पोजीशंस तो दीजिए ना। जैसे जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर बाहर से लेटरल एंट्रेंट्स आए हैं। अब एक मिनिस्ट्री में काफ़ी सारे जॉइंट सेक्रेटरीज होते हैं और हर एक जॉइंट सेक्रेटरी को एक पोर्टफोलियो असाइन किया जाता है।
लेकिन अगर आप लेटरल एंट्रेंट्स को अनइम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज असाइन कर दोगे तो फिर वो अपनी कोई छाप छोड़ नहीं सकेंगे, उनके टैलेंट का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ है। पहले जो देखो 10 लेटरल एंट्रेंट्स आए थे जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर, उनको ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशंस दी नहीं गई और एक एंट्रेंट ने तो ऑलरेडी इस्तीफा भी दे दिया है कि मुझे और ज़्यादा काम नहीं करना है सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर। तो कहने का एसेंस यही है, लेटरल एंट्रेंट्स को आप इंपॉर्टेंट पोजीशंस दो। इवन सरकार ने देखो ये भी क्लैरिफाई नहीं किया है लेटरल एंट्रेंट्स का क्लियर मैंडेट है क्या, उनको करना क्या है। क्योंकि सरकार ये कहती है हम बाहर से टैलेंट लाना चाहते हैं, अच्छा टैलेंट। वैसे भी देखो सरकार जो कामकाज करती है एक्सपर्ट से कंसल्ट करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार में जो टैलेंटेड लोग हैं शामिल होंगे तभी उनका टैलेंट का यूटिलाइजेशन हो सकता है। इवन यूजली भी कमेटीज जो गठित की जाती हैं वो कंसल्ट करती हैं, वो राय लेती हैं वेरियस थिंक टैंक्स की और उसके बाद ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी जाती हैं उस कमेटी के द्वारा। इसलिए लेटरल एंट्रेंट्स को अथॉरिटी देना जरूरी है, उनके पास डिसीजन मेकिंग की पावर होनी चाहिए। लेकिन जैसा गवर्नमेंट देखो काम करती है उसमें एक पर्सन के पास डिसीजन मेकिंग की पावर होती नहीं है। गवर्नमेंट में डिसीजन लेने के लिए एक पूरी चैन चलती है। कोई ऑफिसर अपने सीनियर को भेजेगा, वो फिर अपने सीनियर को भेजेगा, इस प्रकार से सारे साइन करते जाएंगे। तो डिसीजन मेकिंग कॉम्प्लेक्स होती है गवर्नमेंट में। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। शुरुआत में मैंने TCS में काम किया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर। काम देखो TCS में काफ़ी क्विक होता था। मतलब मेरे प्रोजेक्ट में कोई डिसीजन लेना हो जो मुझसे संबंधित है, मेरे कामकाज से संबंधित है या फिर टीम चेंज करने से भी संबंधित है, तो टीम लीड को CC में रखो, मेल भेजो और मेल में CC में रखो टीम लीड को, प्रोजेक्ट लीड को भी CC में रख दो। तो डिसीजन जो होता था वो तुरंत हो जाता था, 1 घंटे के अंदर अंदर, आधा घंटे के अंदर अंदर, और कई बार तो इवन 5 मिनट के अंदर ही। इसके बाद 2015 में मैंने काम किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए मुंबई कस्टम्स में प्रिवेंटिव ऑफिसर के तौर पर। प्रिवेंटिव ऑफिसर मतलब कस्टम इंस्पेक्टर मान लीजिए। वहाँ पे देखो फ़र्क दिखता है। छोटा सा छोटा डिसीजन लेना हो तो कई बार तो 3-4 दिन लग जाते थे। छोटी सी छुट्टी भी लेनी है, सुपरिटेंडेंट से साइन करवाओ, AC आज आए नहीं, आए हैं तो भी वो फाइल उनकी टेबल पे रखी रहती है। 2-3 बार रिक्वेस्ट करो कि आप साइन कर दीजिए, फिर DC के पास फाइल जाएगी। देखो जनरलाइज नहीं कर सकते, इतने तो आप लोग समझदार हो कि मतलब सिर्फ ये एक छोटे से एग्जांपल से हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कामकाज ऐसा होता है या फिर हर प्राइवेट कंपनी में भी कामकाज अच्छा होता है। सिर्फ एक रेलेवेंट पॉइंट आया तो उसी से संबंधित एग्जाम्पल शेयर कर रहे हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम थोड़ा स्लो होता है। एक तो पेपर वर्क होता है, ज़्यादातर काम अभी भी मेल के थ्रू होता नहीं है, तो इसलिए डिसीजन मेकिंग जो होती है वो स्लो होती है, काफ़ी स्लो रहती है। इनएफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा है ऑपरेशंस में, आप कह सकते हो। आपने भी मतलब आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने प्राइवेट कंपनी में भी काम किया होगा और सरकार में भी काम किया होगा, तो आपने फ़र्क महसूस जरूर किया होगा। खैर 2017 में मैंने इस पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था, तो अब पता नहीं वर्किंग कैसी है। उस समय तो काफ़ी स्लो थी। आप में से शायद कुछ लोगों को याद होगा जो काफ़ी पुराने हैं, डिस्कशन में शामिल होते हैं। 2017 में एक बार मैंने कहा था डिस्कशन में कि मैं अभी मुंबई के होटल से डिस्कस कर रहा हूँ, मुंबई के होटल से वीडियो बना रहा हूँ। तो उस समय मुंबई में मैं गया था रिज़ाइन करने के लिए। 6 महीने काम किया सिर्फ इस पोस्ट पर, और मुंबई में उस समय रिज़ाइन करने के लिए गया था। और रेजिग्नेशन की भी अपनी एक स्टोरी है, आपको बताऊं अगर 1 मिनट लूँगा आपको। रिज़ाइन करने में भी बहुत दिक्कतें आई, मतलब एक लंबी चैन चलती है गवर्नमेंट सर्विस से रिज़ाइन करने के लिए। और उस समय इंटरव्यू की कॉल आ गई थी, तो इंटरव्यू की कॉल से पहले आपको पुराना, अगर आपका रेजिग्नेशन बाकी है उसे कंप्लीट तो करना पड़ेगा ना। बिना पुरानी सर्विस को आप ख़त्म करें नई सर्विस नहीं ज्वाइन कर सकते, ये तो गलत हो जाएगा। 2 पोस्ट पे आप एक साथ कैसे काम कर सकते हो? पुरानी सर्विस अभी तक आपकी ख़त्म हुई नहीं है, आपने रेजिग्नेशन की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट नहीं की है, तो अर्जेंटली जाना पड़ा था रेजिग्नेशन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए कि कल को अगर सिलेक्शन हो जाता है तो फिर ज्वाइन करने में दिक्कत ना आए। तो अब बात करें आर्टिकल की। आर्टिकल में देखो ये कहा जाता है कि जो ये लेटरल एंट्रेंट्स होते हैं ना, इनको गवर्नमेंट में काम करने का अनुभव नहीं होता है।
उनको प्राइवेट कंपनीज में काम करने का अनुभव होता है और प्राइवेट कंपनीज थोड़ा एफिशिएंटली काम करती हैं, उनको फिर गवर्नमेंट में काम करने में दिक्कत आती है। उनको ट्रेन करना चाहिए, पहले उनको ओरिएंटेशन सेशन देना चाहिए कि भैया ऐसे गवर्नमेंट में काम होता है और आप उसी हिसाब से अपने आप को ढाल लो। होना तो यह चाहिए कि सरकार खुद ही रिफॉर्म लेके आए गवर्नेंस में, लेकिन आर्टिकल की शुरुआत ही इस चीज़ से हुई थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आ नहीं रही हैं जिस गति से आने चाहिए। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया लेटरल एंट्री से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।